नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एक कहानी ऐसी भी में। और आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो है इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई सभ्यता रोमन साम्राज्य की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रोमन साम्राज्य का स्वर्णिम इतिहास। कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और यह एक सच बात भी है, क्योंकि रोम सिर्फ एक दिन में नहीं बना था। ऐसी सभ्यता को जन्म लेने, फैलने और दुनिया को बदलने में सदियों लग जाती है। रोम की सत्ता भले ही बहुत पहले, सदियों पहले खत्म हो चुकी हो, लेकिन आज भी उसकी सोच, उसकी भाषा, उसकी इमारतें और इसकी फ़िलॉसफी दुनिया के हर कोने में जीवंत है। पहली बार किसी ताकत ने प्रोफेशनल आर्मी बनाई थी। पहली बार किसी सत्ता ने एक संगठित सेनेट की नींव रखी थी। और पहली ही बार किसी संस्कार ने राजनीतिक शब्दों को आकार दिया था, जैसे रिपब्लिक, सेनेट, डिक्टेटर और वीटो पावर। कभी ऐसा वक्त भी था जब दुनिया का हर पांचवा इंसान रोमन कहलाया करता था। यह इतिहास लगभग 2000 सालों से भी पुराना है। लगभग 2000 सालों तक यह ताकत पूरी दुनिया पर राज करती रही थी। लेकिन रोम इतना शक्तिशाली आखिर बना कैसे, और ऐसा क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया? आइए समय के इस पहिए को फिर से पीछे की तरफ घुमाते हैं और टाइम ट्रैवल कर कर रोम की पूरी गाथा को शुरुआत से अंत तक सुनते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है रोमुलस एंड रेमस से। मिथ्स की माने या इतिहास में प्रचलित मिथकों में से एक कहानी है रेमस और रोमुलस, दो राजकुमारों की। तो रोमन सभ्यता की शुरुआत को लेकर कई पुरानी कहानियां मौजूद हैं। उनमें से सबसे लोकप्रिय कथा बताती है कि एक ज़माने में दो जुड़वा बच्चे हुआ करते थे, रोमुलस और रेमस, जिन्हें युद्ध के देवता और गॉड ऑफ वॉर्स भी कहते थे, जिनका नाम मार्स था। और इन दोनों बच्चों को उनकी नाजायज़ संतान माना जाता था। जन्म के तुरंत बाद ही इन दोनों को नदी में बहा दिया गया था, ताकि वे अपने शासन को क्लेम ना कर सकें। लेकिन किस्मत ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक जंगल में एक मादा भेड़िया ने उन्हें देखा और उन्हें अपने बच्चों की तरह दूध पिलाकर बड़ा किया। जब वे बड़े हुए तो दोनों ही भाइयों ने टाइबर नदी के किनारे एक बस्ती बसाई। लेकिन सत्ता की लालसा दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है, और इस झगड़े में रेमस मारा जाता है और रोमुलस ने उस बस्ती का नाम रोम रखा। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों की माने, यानी कि मॉडर्न हिस्टोरियंस की बात करें, तो वे इन कथाओं को सिरे से नकार देते हैं और मानते हैं कि उस दौर के रोमन लोगों ने केवल अपने शहर को एक महान जन्म की कहानी सुनाने के लिए ही ये गाथा गढ़ी थी। असली शुरुआत पुरातात्विक खोजों के अनुसार मानी जाए तो आधुनिक रिसर्च बताती है कि रोम की नींव लगभग 625 बीसी के आसपास रखी गई थी। यह शुरुआत में टाइबर नदी के पास एक बेहद छोटा सा व्यापारिक केंद्र था, जो धीरे धीरे एक शहर में तब्दील हो जाता है। उस समय इस इलाके को एट्रूरिया और लेटियम कहा जाता था। चारों ओर छोटे छोटे गांव थे और सुरक्षा के लिए वे एक साथ आ जाते हैं, और इसी से रोम का आरंभ होता है। अब चलते हैं अगले अध्याय, रोमन किंगडम। तो रोमन किंगडम में 7 राजाओं का युग रहा। लगभग 600 बीसी से 510 बीसी तक रोम पर राजाओं की ही सत्ता चलती रही थी। दिलचस्प बात यह है कि राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता था, जबकि रोम का सेनेट तय करता था कि अगला राजा कौन बनेगा। तो कुल 7 राजाओं ने रोम पर शासन किया। इनमें आखिरी राजा था लूशियस टैरक्विनस सुपरबस, जिसे लोग टैरक्विन द प्राउड भी कहते थे, जो कि बेहद क्रूर, तानाशाह और अहंकारी राजा था। फिर आती है वो घटना जिसने पूरे रोम को हिलाकर रख दिया। टैरक्विन द प्राउड के बेटे पर एक सम्मानित महिला ल्यूक्रेशिया से जबरदस्ती करने का, अर्थात रेप करने का आरोप लगता है, जिससे पूरा रोम भड़क उठता है। विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और राजा को सत्ता से उठाकर फर्श पर फेंक दिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है रोम का सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा परिवर्तन, रोमन रिपब्लिक, लोकतंत्र का उदय।
509 बीसी में हुआ था। राजाओं का युग खत्म हो चुका था और नई व्यवस्था बनी थी जिसे द सेनेट कहा जाता था। सेनेट 2 वर्गों में बटी हुई थी, पेट्रीशियंस जो कि अमीर लोग हुआ करते थे, भूमिपति हुआ करते थे। दूसरा भाग्य था प्लेबियंस का, जो साधारण नागरिक थे। हमेशा 2 नेता चुने जाते थे जिन्हें कॉन्सुलस कहा जाता था, जो पूरे राज्य का संचालन करते थे। हालांकि असल ताकत पेट्रीशियंस के पास थी। वे अक्सर प्लेबियंस के अधिकार को दबा दिया करते थे, जिससे कि समय समय पर संघर्ष और विद्रोह बढ़ता रहता था। इसके बाद आता है रोम का विस्तार। वो होता है इटली पर कब्जे के साथ। 338 बीसी तक रोम पूरा इटालियन पेनिनसुला अपने नियंत्रण में ले चुका था। 390 बीसी में पड़ोसी कबीला गॉल्स रोम पर हमला करता है और शहर को लगभग तबाह कर देता है, लेकिन रोम हार नहीं मानता है और खुद को फिर से खड़ा करता है। धीरे धीरे इटली का हर हिस्सा रोम के झंडे के नीचे आता जाता है, अर्थात रोम के साम्राज्य में मिलता जाता है। इसके बाद आता है प्यूनिक वॉर्स, जो कि कार्थेज के खिलाफ 100 साल की लड़ाई थी। 264 बीसी से 146 बीसी तक लगातार 3 युद्ध होते हैं और दुश्मन तीनों में एक ही था, कार्थेज, जो कि आज के ट्यूनीशिया की तरफ स्थित एक ताकतवर समुद्री शक्ति थी। पहले 2 युद्धों के बाद रोम ने वेस्टर्न मेडिटेरियन पर कब्जा कर लिया था और यहीं रोम का सामना हुआ था इतिहास के महानतम जनरलों में से एक, हैनिबल से। कहानी इतनी रोमांचक है कि उस पर पूरा एक अलग से पॉडकास्ट बनाया जा सकता है। तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे युद्ध में रोम ने कार्थेज को पूरी तरह जला दिया। लाखों लोग मारे जाते हैं और बचे हुए हज़ारों लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और यह युद्ध चलता है। रोम मीट्स द ईस्ट, यानी ग्रीक दुनिया का रोमन एम्पायर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रोम ने अब अपनी नज़रें पूर्व की ओर मोड़ ली थी, जहाँ पर मैसेडोनिया जैसे राज्यों को हराता है, जो कि सिकंदर के साम्राज्य के बाद सबसे शक्तिशाली थी। रोम ने उनके सोने, कला, दर्शन सबको अपनाया। ग्रीक आर्किटेक्चर, देवता, दर्शन रोमन समाज में गहरे उतरते चले गए। द रिपब्लिक क्रम्बल्स, और एक समय आता है सत्ता संघर्ष और खून खराबे का, जब रोमन रिपब्लिक बिखरना शुरू होता है। जैसे जैसे रोम बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी राजनीति टूटने लगती है। गरीबों की मदद करने वाले नेताओं की हत्या होने लगती है। बड़े घरानों ने सत्ता हथियाने के लिए हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लिया था और फिर शुरू होता है गृह युद्धों का सिलसिला। और यहीं पर तैयार होता है मंच इतिहास के सबसे प्रसिद्ध नेता के लिए, जिसे सारी दुनिया जूलियस सीजर के नाम से जानती है। सत्ता की तरफ उनके बढ़ते हुए कदम। 58 बीसी में सीजर को फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड पर कब्जा करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन गॉल एक आज़ाद जनजाति थी, वे झुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने एक सशक्त योद्धा वर्सिंजेटॉक्सिस को नेता चुना था। इस संघर्ष को कहा जाता है गैलियक वॉर्स। सीजर ने लाखों गॉल्स को मार गिराया, लाखों को गुलाम भी बनाया और पूरे गॉल को रोम के अधीन कर दिया और रोम का हीरो बन गया। लेकिन सेनेट के लिए यह आज भी एक खतरा था। फिर अध्याय आता है द सिविल वॉर, जो कि होता है सीजर बनाम रोम, यानी जूलियस सीजर वर्सेस वहाँ की आम जनता। सेनेट ने आदेश दिया कि सीजर अपनी सेना भंग करके वापस आ जाए, लेकिन सीजर ने बिल्कुल उलट ही एक कदम उठाया होता है और वह अपनी सेना को लेकर रूबिकन रिवर पार करके रोम की ओर बढ़ता है। यह कदम कानून के खिलाफ था, लेकिन लौटना अब जूलियस सीजर के लिए मुमकिन नहीं था। तो शुरू होता है गृह युद्ध। अंत में सीजर ने अपने प्रतिद्वंद्वी और अपने राइवल पॉम्पी को भी हरा दिया और खुद को घोषित करता है डिक्टेटर फॉर द लाइफ। 5 वर्षों के शासनकाल में उसने कई सुधार किए। उसने सड़कें बनवाई, भवनों का निर्माण किया, गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की और जनता में बहुत ही लोकप्रिय हो गया। वह जनता का सबसे प्रिय राजा या नेता भी कह सकते हैं माना गया इतिहास में। लेकिन सेनेट के कई सदस्य उससे भयभीत थे, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता के खोने का डर था। उन्हें लगता था कि रोम फिर से राज्य की तरफ बढ़ रहा है, यानी उस पर फिर से एक बार राजा का राज होना शुरू हो जाएगा, जो कि वह जनता नहीं चाहती थी। फिर आता है द असैसिनेशन, इड्स ऑफ मार्च। 15 मार्च 44 बीसी। सेनेट की बैठक चल रही थी। जूलियस सीजर
पिटीशन देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और अचानक चारों तरफ से उन पर चाकुओं से वार किए जाते हैं। बताया जाता है कि चाकुओं के तेज घाव थे। उनमें से एक उनके प्रिय साथी ब्रूटस से ही उन्हें मिले थे। और जब सीजर अपने ही प्रिय साथी को अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हैं तो माना जाता है कि उनके आखिरी वर्ड्स थे यू टू ब्रूट, और वह गिर पड़ते हैं। सीजर की मौत ने रोम को और गहरे अंधकार में धकेल दिया था, क्योंकि इसके बाद रोमन एम्पायर कभी भी उठ नहीं पाता है, बल्कि गर्त में ही जाने लगता है। फिर समय आता है सेकेंड सिविल वॉर का। ऑक्टेवियन बनाम एंटनी, सीजर के दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए बेटे ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी और लेपिडियस के साथ गठबंधन बनाया, जिसे सेकंड ट्रायम्विरेट भी कहा जाता है। उन्होंने सीजर के हत्यारों को खत्म किया और रोम पर अपना कब्जा फिर से हासिल किया, लेकिन जल्द ही ऑक्टेवियन और एंटनी के बीच दरारें पड़ जाती हैं। एंटनी का रिश्ता मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से था और ऑक्टेवियन को लगता था कि वह रोम के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसी कारण इन दोनों में युद्ध हुआ और 31 BC की बैटल ऑफ एक्टियम में आखिरकार ऑक्टेवियन ने एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों को हरा दिया। अंत में दोनों ने ही आत्महत्या कर ली। द रोमन एम्पायर बिगिंस। अब शुरुआत होती है रोमन साम्राज्य में ऑगस्टस की, जिसे रोम का पहला सम्राट घोषित किया जाता है, ऑगस्टस द ग्रेट। उसने 41 साल तक एक स्थिर शासन किया। यह युग कहलाता है पैक्स रोमाना, द रोमन पीस। सदियों बाद लोग युद्ध रहित दुनिया देख रहे थे। सदियों तक कोई युद्ध नहीं हो रहे थे। ऑगस्टस ने कला, वास्तुकला, सड़कें, कानून व्यवस्था, हर चीज़ को एक नई ऊंचाइयाँ प्रदान की। उसकी मौत के बाद उसे भगवान भी माना जाने लगा और अगस्त महीना जो हम मनाते हैं, जो सारी दुनिया में आता है, उसी के नाम से रखा गया है। इस रोमन एम्पायर के इतिहास में बहुत सारे राजा आए। उनमें से एक मैड एम्परर अगर कहें तो टिबेरियस, कैलिग्यूला, क्लॉडियस, नीरो, ये सभी थे। ऑगस्टस के बाद सत्ता उसके बेटे टिबेरियस को मिलती है। फिर आता है कुख्यात और पागल सम्राट कैलिग्यूला, जिसे उसके अपने गार्ड्स ने ही मार दिया था। उसके बाद आता है क्लॉडियस, जिसे उसकी अपनी पत्नी एग्रिपीना ने जहर देकर मार दिया ताकि उसका बेटा नीरो राज कर सके। नीरो बेहद क्रूर माना गया। उसने अपनी माँ की हत्या की, सारा खजाना उड़ा दिया, विरोधियों को मार डाला और कथित तौर पर रोम को जलाकर सारा दोष ईसाइयों पर डाल दिया। अंत में उसे स्टेट एनिमी घोषित कर दिया गया, अर्थात देश का दुश्मन। अंततः उसने आत्महत्या कर ली। फिर आता है ईयर ऑफ 4 एम्परर्स, यानी एक साल में 4 सम्राट। नीरो की मौत के बाद सत्ता के लिए खुली लड़ाई शुरू होती है। गैल्बा, ओथो, विटेलियस और फिर वेस्पेसियन, चारों ने एक साल में सत्ता का ताज पहना। अंत में वेस्पेसियन जीतता है और रोम में स्थिरता लौटती है। इसी दौर में बना था आज के 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक कोलोजियम, जो कि बहुत ही मशहूर स्मारक है और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। जब हमने बात की इतिहास के बैड एम्परर्स की, तो अच्छे एम्परर्स का भी नाम आएगा, जिनकी वजह से रोम का स्वर्णिम युग माना जाता है। 96 AD से 180 AD तक रोम को सबसे समझदार, न्यायप्रिय शासक भी मिले, जिनमें थे नर्वा, ट्रेजन, हेड्रियन, एंटोनियन पीएस, मार्कस ऑरेलियस। ट्रोजन के समय में रोम सबसे बड़ा साम्राज्य बना। हेड्रियन ने पैंथन बनवाया, किले बनवाए। फिलोसोफर किंग मार्कस ऑरेलियस ने अपने महान ग्रंथ मेडिटेशंस की रचना की। लेकिन उसके बाद आता है उनका बेटा कॉमोडस, जिसने साम्राज्य को अराजकता की ओर धकेल दिया। और इसी के साथ शुरुआत होती है रोमन साम्राज्य के पतन की, जिसमें हत्याएं, विरोध और कमज़ोर शासक सभी थे। अगली 100 साल की अवधि में 25 से ज़्यादा सम्राट आते और जाते हैं। ज़्यादातर मार दिए गए थे। गार्ड्स ने एक बार गद्दी की नीलामी तक कर दी थी। सम्राट बदलते रहे, लेकिन साम्राज्य अंदर से टूटने लगा था। फिर होता है डिवीजन ऑफ एम्पायर, पूर्व और पश्चिम का विभाजन।
285 एडी में डायोक्लेशियन ने रोम को 2 भागों में बांट दिया था। ईस्टर्न एम्पायर जो कि ग्रीक स्पीकिंग था, यानी जहाँ पर ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी, और वेस्टर्न एम्पायर जहाँ पर लैटिन भाषा का प्रयोग होता था। बाद में कॉन्स्टेंटाइन आता है, जीत हासिल करता है और ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का धर्म बना दिया जाता है। उसके बाद साम्राज्य 2 भाइयों में बट गया, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट को बाइजेंटीन एम्पायर कहा जाता है और वेस्ट बाइजेंटीन एम्पायर के तुलना में बेहद कमज़ोर और डिक्लाइनिंग एम्पायर साबित होता है। फिर अंत होता है इस सभी साम्राज्यवाद का वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन 476 एडी में। पूर्वी साम्राज्य अमीर था, मजबूत दीवारें थी, पैसा था, सोना था। वहीं पश्चिमी साम्राज्य पूरी तरह से कमज़ोर, गरीबी की तरफ झुका हुआ, भ्रष्टाचार से भरा हुआ, कमज़ोर सेनाएं थीं। जर्मेनिक जनजातियों ने, गॉथ्स और वेंडल्स ने बार बार हमले किए, लूट मचाई, शहर जला दिए और अंततः 476 एडी में पश्चिम का आखिरी सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस जर्मेनिक नेता ओडोसियर के हाथों सत्ता खो बैठता है। उसे देश से निकाल दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है और इसी के साथ समाप्त होता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर। दिलचस्प बात यह है कि रोम का पहला और आखिरी राजा दोनों का ही नाम रोमुलस था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोम सभ्यता की गाथा और इसका इतिहास? रोम क्यों याद रखा जाता है? क्यों? रोम सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह उस सोच का नाम था जिसने आधुनिक राजनीति को रूप दिया, कानून की नींव रखी, सड़कों, आर्किटेक्चर और सेना की संरचना बनाई, दार्शनिक विचारों को आगे बढ़ाया और एक ऐसी संस्कृति दी जो आज भी 21वीं सदी तक भी जीवंत है। भले ही इसका साम्राज्य डूब गया हो, लेकिन उसके विचार, उसकी विरासत दुनिया की सभ्यताओं में हमेशा अमर रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, हम अपने चैनल पे इस रोमन एम्पायर की कहानी को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगली कहानी के साथ आपके अपने चैनल एक कहानी ऐसी भी में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ वेरी लवली डे।